देखिएगा सीजीएस, ये जो सबसे पहले ये आपका जो है ना सेक्शन 1 है। किसी भी एक्ट में, फर्स्ट पेज पे होगा, किसी भी एक्ट में एक्ट कब से लागू हुआ है, किस पे लागू हुआ है, और कहां कहां लागू हुआ है, इंडिया के कौन कौन से एरिया में लागू हुआ है, वो कहां पे लिखा होगा, सेक्शन 1। ठीक है, ये लिखा होता है देखो, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। टाइटल क्या होगा, आप कितने तक होगा और कब से होगा। एक्सटेंड मतलब कहां तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ठीक है, उनकी हवाओं में, समुद्र तल में, सारा यहाँ पे लिखा हुआ। सबसे पहली बात देखो, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, पहले बोल दिया। ठीक है, इट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। ये पता है कट 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 क्यों लगाया स्टार मार्क, यस, देखो डिलीट डिलीट क्या हुआ है, एक नंबर ऊपर लिखा है यहाँ पे, अब एक नंबर पे नीचे आओ, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विस। पहले क्या था हमारा इसमें लिखा हुआ, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट 8 जुलाई को ये लागू हो गया जम्मू एंड कश्मीर में। ये कब आया था, 1/7/2017 से आया था, और 8 दिन के बाद जम्मू एंड कश्मीर भी अलाउ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो जब भी ये स्टार मार्क हो तो समझना कि कुछ अमेंडमेंट हुई है इसके अंदर। It shall come into force on the such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, provided that the different dates may be appointed for the different provision of this act, and the any reference in and such provision to the commencement of this act shall be construed as a references to the coming into force of the provision। देखो सबसे पहले बात ये कह रहा है कि ये उस दिन से लागू होगा जिस दिन से ऑफिशियल गजट में आएगा। आप लोग जानते हो कि कोई भी एक्ट कैसे आता है, हाँ वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले ना हमारे पास एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है, फिर आता है प्रेसिडेंट जी की ऐसा सहमति ली जाती है। ठीक है, तो कोई भी एक्ट, कोई सबसे पहले ये बिल होता है, क्या बोलते हैं इसको, बिल बोलते हैं। बिल को एक्ट पढ़ने के लिए यहां से तुम्हें अप्रूवल चाहिए होता है, फिर यहां से अप्रूवल चाहिए होता है। इन दोनों के अप्रूवल के बाद हमें इनके साइन चाहिए होते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन इन ओजी, ऑफिशियल गजट। अब बोलो सर ऑफिशियल गजट क्या होता है। ऑफिशियल गजट कुछ नहीं होता है, एक तरीके का, जैसे आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार में कई बार ऑफिशियल गजट आता है। कोई भी चीज को लागू करने के लिए लोकल न्यूज़पेपर में, दो इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड हिंदी न्यूज़पेपर में ये गजट डालना पड़ता है, नोटिफिकेशन डालना पड़ता है कि ये इस दिन से ये एक्ट अप्लीकेबल हुआ है, न्यूज़पेपर में डाला जाता है। और उसके स्टार्टिंग के कुछ प्रोविजंस और बाकी सारा लिंक पकड़ा देते हैं कि ये लिंक पे जाकर के आप देख लीजिए, ताकि कोई ये भारत में कोई भी बंदा ये ना बोले कि मुझे तो एक्ट का पता ही नहीं। ठीक है, तो जिस दिन से ऑफिशियल गजट में आया, तो ये एक सात को आया होगा, 1/7/2017 को आया होगा ऑफिशियल गजट में। अप्लीकेबल हमारा कब से हुआ है, 1/7/2017 से हुआ। लोकसभा से आई थिंक जो अप्रूवल मिला था, लोकसभा का अप्रूवल आई थिंक मुझे याद नहीं, बट अप्रैल में मिला था, या मई 2017 के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। लोकसभा से मई में मिला था, उसके बाद प्रेसिडेंट जी ने साइन किया तो फिर ये अप्लीकेबल हो गया। ठीक है, आगे की लाइन ये कहता है, प्रोवाइडेड एट से कह रहा है कि, क्योंकि देखो कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट को चेंज करना इतना इजी नहीं होता, तो उन्होंने बोला कि प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मतलब प्रोविजंस मतलब समझ लो, इसमें जो भी एक्ट में जो लिखा हुआ है ना, 170-72 सेक्शन दे रखे हैं, वो डिफरेंट सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट डेट से हम लागू करेंगे। ये नहीं कि सारे सेक्शन एक साथ लागू कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले वैट था, फिर सर्विस टैक्स था, लोगों को समझ में आना भी चाहिए, प्रोफेशनल को समझ में आना चाहिए, बिजनेसमैन को समझ में आना चाहिए, तो फिर धीरे 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 इन्होंने चीजों को लागू किया। इसका बेस्ट एग्जांपल बता सकता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने बोला, जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल है ई वे बिल का। स्टार्टिंग में इन्होंने ई वे बिल को कंपलसरी नहीं किया था। ई वे बिल क्या है, जब सामान को लाने ले जाने के लिए 50,000 से ऊपर की वैल्यू होती है, 50K से ऊपर की वैल्यू होती है, तो जब आप सामान को लाते ले जाते हो तो एक ई वे बिल जनरेट करना होता है जीएसटी के पोर्टल से, कि आप यहाँ से सामान वहां भेज रहे हो, गवर्नमेंट उस पर ट्रैक रखने के लिए कि कितने का सामान आपने भेजा है। रास्ते में जो पेपर चेक किए जाते हैं,
उसके बाद इसको पहले जब एक्ट आ गया था उसके बाद उससे पहले जब एक्ट आया तो केवल जीएसटी R1 फाइल होना स्टार्ट हुआ एंड 3 भी फाइल हुआ। 2A 2B उस टाइम नहीं था, अब है एक्चुअल में। 2A 2B एक फॉर्म था, ठीक है। तो कुछ उन्होंने सेक्शंस बहुत सारे रियायत दिए, ई वे बिल। उसके बाद आता है ई इनवाइसिंग। ई इनवाइसिंग पहले बोला उन्होंने कि जिसका 500 करोड़ होगा वही इशू करेंगे ई इनवाइस। आज की डेट में पता है कितनी की फिगर है? 500 करोड़, 5 करोड़ की फिगर है। कि जिस बिजनेसमैन का 5 करोड़ का भी फिगर है ना, वो भी ई इनवाइस जनरेट करेंगे। ई इनवाइस मतलब है कि आपको जीएसटी की पोर्टल पे जाके बताना पड़ेगा इंस्टेंट बेसिस पे अभी कि सर मैंने इतने का सामान बेचा है। और अगर आपने कोई क्रेडिट नोट भी दिए तो सर मैंने इतना क्रेडिट नोट दिया, इंस्टेंट 24 घंटे के अंदर आपको बताना है डिपार्टमेंट में। इससे क्या हुआ कि लोग जो टैक्स अवॉइडेंस करते थे, जीएसटी का बिल फाड़ देते थे, फिर उसको कम कर देते थे, फिर ज्यादा कर देते थे, ये सारी चीजें अवॉइड किया गया। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि ऊपर जो लाइन लिखा हुआ है ना कि जो जीएसटी का प्रोविजंस है वो हम कैसे करेंगे, ऑन नीड टू नो बेसिस पे करेंगे। जैसे बोला कि डिफरेंट डेट्स पे अप्लाई करेंगे, जो प्रोविजन टू बोला गया है वो इसी के बारे में बोला गया कि जैसे जैसे जरूरत लगी वैसे वैसे अप्लाई किया गया। ठीक है, अब ऑलमोस्ट सारे प्रोविजन आ चुके हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा सा बोला हुआ है, होल ऑफ इंडिया। इंडिया मीन्स गुड, नाम क्या है? प्यारे लाल, इंग्लिश में रेड एंड व्हाइट, ऐसा होता ना। पापा का नाम क्या है? कहता है हरीलाल। अंग्रेजी में उसके अंग्रेजी बता देते हैं, हाँ रेड एंड ग्रीन। तेरा घर कहाँ है? मेरे घर के सामने। मेरा घर कहाँ है? तेरे घर के सामने। दोनों घर कहाँ है जी? एक दूसरे के सामने। जगह तो है ही नहीं। वही है इंडिया। गुड। अब हम पढ़ेंगे इंडिया की डेफिनेशन। यस, आई थिंक वो आईजी स्टेप में तो नहीं है। लेट मी चेक। जी के बाद एच एंड आई आता है, ये रहा इंडिया, पढ़ो। इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर इन आर्टिकल 1। सबसे पहली बात, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप पढ़ो डेफिनेशन, सेक्शन 2 डेफिनेशन 56 है। मिल गया? बता रहा हूँ। टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है जो इंडिया है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो ऊपर से लेकर नीचे, मतलब जो हमारे आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में बताया गया कि इंडिया क्या है, तो वो हो गया। इट्स टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर समझते हो क्या होता है? नहीं समझते, गुड। सीवीड समझते हो? नहीं समझते। सबसॉइल समझते हो? नहीं समझते। अंडरलाइंग सच वाटर्स, कॉन्टिनेंट सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मैरीटाइम जोन एज रेफर इन द टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंट सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 एंड द एयर स्पेस ऑफ इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स। गुड, जी बताते हैं। चलो आज ड्राइंग करेंगे। आजा, बैठ जाओ, आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है। टेरिटोरियल जो उन्होंने बताया ना कि आपका कौन सा जोन बताया था अभी उन्होंने? टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर इन आर्टिकल 1। ठीक है, पढ़ो जरा क्या कहता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी एज पर आर्टिकल
वन। आर्टिकल 1 of the constitution says that is Bharat shall be the union states and territory of India consist of all the states, union territory and especially the first schedules and other acquired territories। ठीक है, मतलब जो इंडिया के जो सारे स्टेट्स यूनियन स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, लाइक जो हमारे पास 28 स्टेट है और 5 से 7 यूनियन, 7 क्या हमारे पास 9 है, 9 यूनियन टेरिटरीज है। देखो जीएसटी में अलग है और नॉर्मल अलग है। तुम्हारा जो दिल्ली है, दिल्ली जीएसटी में स्टेट है और वैसे यूटी है। वैसे जो आई थिंक चंडीगढ़ या पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी जो है वो स्टेट है आई थिंक, और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ठीक है, तो अभी समझो, पहले आर्टिकल 1 समझ लो। आर्टिकल 1 मतलब फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू नीचे कन्याकुमारी। ठीक है, और इधर आपके इधर जो गुजरात राजस्थान से लेकर के इधर हमारा जो कौन से स्टेट से उधर सिक्किम मिजोरम वगैरह सारा स्टेट जो मैंने यहाँ पे भी आपको ड्राइंग बना के दी है, ये क्या, ये फ्रॉम इधर से लेके सारा। आर्टिकल 1 तो फिलहाल यही कहता है। ठीक है जी, उसके बाद नीचे अंडमान निकोबार भी है ना इधर कहीं, ये सब इधर कहीं हमारा अंडमान निकोबार भी है, तो वो भी हमारा क्या है, इंडिया है, पहली बात। ठीक है जी, आर्टिकल 1 क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या बोला है देखो यहाँ पे, इट्स टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, अप टू 12 नॉटिक माइल तक टेरिटरी वाटर कहा जाता है। मतलब यहाँ से 12 नॉटिक माइल तक, ये समुद्र के अंदर में, समुद्र के अंदर में 12 नॉटिक माइल तक। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, कितने तक, 12 नॉटिक माइल तक। उसके बाद अब पढ़ो नेक्स्ट क्या बोला इसने, सी बीड एंड सब सॉइल। समुद्र के अंदर जो अब यहाँ पे जो कुछ होगा ना अंदर, जब ये तो अंदर गहराई में चला जाएगा। ठीक है, ये तो अंदर गहराई में चला जाएगा ना फिर, तो वहां पे जो क्या बोलते हैं सी बीड सब सॉइल, मतलब जो रेत होंगे, जहां तक जमीन जा रही है नीचे। ठीक है, वो भी इंडिया है। मतलब नीचे जब समुद्र के अंदर जाएंगे तो नीचे क्या होगा, पानी होगा और रेत होगी और छोटे छोटे पहाड़ पत्थर होते वो। ठीक है, फिनिश लाइन तक वो इंडिया है। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मेरीटाइम जोन। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 2 मिनट देना मुझे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड मेरीटाइम जोन में 200 नॉटिक माइल्स तक तो जो होता है ना, वो हमारा एक्सक्लूसिव जोन होता है। ये वाला जो जोन जो बताया, हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये जोन जो मेरा होता है वो 200 नॉटिक माइल्स तक होता है। ठीक है, मतलब समुद्र के अंदर 200 नॉटिक माइल्स तक भी इंडिया ही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, उसके बाद इन सब का एयर स्पेस इन द टेरिटरी वाटर एंड टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स का एयर स्पेस। समझ में आया क्या, एक्सक्लूसिव वर्ड क्यों यूज हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन क्या आपका, नाम है एक, इन्होंने एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसलिए दिया जैसे रिलायंस कंपनी है। नहीं नहीं, ये एक्सक्लूसिव इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट नाम है, इनको नाम दिया है इकोनॉमिक जोन। जैसे इन्होंने इंडिया को यहाँ तक बढ़ाया, जाहिर सी बात है नीचे जो हमारे हिंद महासागर प्रशांत महासागर में है बहुत सारे खनिज है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है, गैस है, ऑयल गैस, वो उसको निकाला जाता है वहां से। उसमें जीएसटी गवर्नमेंट कहती है कि आप जब इसको सेल कर रहे हो तो जीएसटी तो पे करोगे। फिर उन्होंने बोला कि ये इंडिया के डेफिनेशन में है ही नहीं, तो फिर गवर्नमेंट ने इंडिया के डेफिनेशन में ऐड कर दिया। और उसके ऊपर इनके ऊपर एयर स्पेस, पूरा हवाओं में जो तुम सामान सेल कर रहे हो। हाँ जी, उसके अलग अलग टैक्सेशन के रूल्स हैं। सेक्शन 12 में हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये सर्विस का, आप कुछ सर्विस से रिलेटेड, आपका कुरियर से रिलेटेड है तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल लगेगा। और आपका गुड्स का है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का रूल लगेगा। लैपटॉप गुड्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम गुड्स वाला जो प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल होता है, नॉर्मली वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। एक्सपोर्ट के केस में फिर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, अगर आपके पास बॉन्ड है, एलयूटी बोला जाता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, आप गवर्नमेंट के पास डाल देते हैं कि मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो आपके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करता है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको उसके ऊपर क्या बोलते हैं,
लैपटॉप के केस में अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ लैपटॉप कर रहे हैं तो जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। आगे हम सेक्शन 11-12 जब पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे हम अलग अलग क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 कि अगर अगर आप कोई ट्रेनिंग दे रहा है, आपके ऑफिस में आके पढ़ा के जा रहा है, जहाँ पे फिजिकल फिजिकल होना कंपलसरी है, मतलब जो बंदा फिजिकल प्रेजेंट हो जाए, यहाँ पे आके फिजिकली प्रेजेंट होकर के पढ़ा के जाए, ट्रेनिंग दे करके जाए, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई अलग होता है। टाइम ऑफ सप्लाई के भी रूल्स अलग अलग डिफरेंट है। अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतों में जाके तुम नक्काशी करके आ रहे हो, घर में नक्काशी करके आ रहे हो, डिजाइनिंग की सर्विस दे के आ रहे हो, डेकोरेशन की सर्विस दे करके आ रहे हो, ठीक है, इंजीनियर की सर्विस दे करके आ रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन है नक्काशी क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, बट हाँ आई होप आप लोग वहां गए होंगे अक्षरधाम मंदिर, और नहीं गए हो तो जाओ और देख करके आओ। यस, हाँ। तो लेटेस्ट आई थिंक नक्काशी का मतलब ये होता है कि मेरी हिस्ट्री बहुत ज्यादा ही कमजोर है, तो उसमें जाकर आप देखना, जो लेटेस्ट जो मैंने देखा है वो अभी जो हमारा अक्षरधाम मंदिर है, आप वहां पे जाके देखना, वो इतनी इतनी भगवान के प्यारे प्यारे मूर्ति बनाई है ना, इतनी छोटी छोटी जगहों पे, मतलब देख करके मजा आ जाएगा। उसको नक्काशी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी किसी सर्विस प्रोवाइडर ने तो दिया होगा सर्विस, अगर उसकी उसकी टर्म 20 लाख से ज्यादा होगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसके साथ अगर मान लो वो नक्काशी करने वाला गुजरात का है और अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, तो टैक्स गुजरात में पे करेगा दिल्ली में पे करेगा? बेटा रजिस्टर तो गुजरात का है। गुड, तो एक लॉ तो तुमने समझ लिया, एक कब समझ रहा होगा तुम। ठीक है, तो ऐसे से 12 आइटम्स एक्सेप्शनल है। ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने के लिए बंदा यहाँ से वहाँ घूमता रहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में। अगर वही मान के चलो कोई कस्टमर दिल्ली का है, ठीक है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट गुजरात का है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट हो जाएगा। मतलब 12 लाइन आइटम है, हम सेक्शन 12 में पढ़ेंगे, 12 एंड 13 में, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग लाइन, कुरियर के केस में अलग प्लेस ऑफ सप्लाई बताया है, ट्रेनिंग के केस में अलग बताया है, इंजीनियर्स जहाँ फिजिकल एबिलिटी चाहिए उसके केस में अलग बताया है, बैंक्स के कुछ सर्विसेज होते हैं उसके केस में अलग बताया है। तो नॉर्मली केस में तो होता है कि जहाँ पे प्लेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है एंड रिसिपिएंट जो है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। लेकिन कुछ है जहाँ पे इमोल प्रॉपर्टी के बेस पे डिसाइड करते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है उसके पॉइंट पे डिस्कस किया जाता है। मान लो बुक माई शो का जो सर्विस होता है उसका अलग होता है, मतलब अलग अलग है, वो हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, समझेंगे सबका। इसलिए उन्होंने गुड्स को एंड सर्विस को अलग अलग डिसाइड किया है, क्योंकि इनका प्लेस ऑफ सप्लाई सुन लो, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई के रूल अलग अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले, कोई डाउट है तो बता दो। अब हमने ये पढ़ लिया, सेक्शन 1 पढ़ लिया, ठीक है। अब समझ में आया इंडिया का मतलब क्या होता है। लॉ में कोई वर्ड का मीनिंग ऐसे नहीं होता, ये ध्यान रखना। लॉ पढ़ा रहा हूँ, अभी तक तो इंडिया का मतलब क्या समझ में आ रहा था, अभी अच्छा हुआ इंडिया बताया, अभी रिलेटिव नहीं बताया मैंने। व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव? सर वो फूफा के बच्चा, बस। नहीं, अभी रिलेटिव का मतलब सब बता दूंगा ना, फिर घर वाले आएंगे, पूछेंगे बेटा ये तुम्हारा रिलेटिव है, सर एज पर जीएसटी और इनकम टैक्स। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 2। अच्छा, ये जो सेक्शन 2 सारा डेफिनेशन है, तो मैं जब देखो हमें फैमिली का मीनिंग दे रखा है, देखो आज तक फैमिली में क्या होते थे तुम्हारे, देखो उन्होंने क्या बोला, फैमिली मतलब स्पाउस, स्पाउस मतलब पति के से पत्नी, पत्नी के से पति, और उनके बच्चे, और उनके पेरेंट, दादा दादी, ब्रदर सिस्टर्स ऑफ द पर्सन, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट। अब जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है वही फैमिली है आपकी, जो खुद खा कमा रहे हैं ना वो नहीं है। समझ में आया? आपकी फैमिली में से कौन है, एक तुम और एक तुम्हारे बच्चे और एक तुम्हारा पति, ये तुम्हारी फैमिली है। और बाकी इन्होंने बोला कि अगर पिताजी, इधर देखो पहले, पिताजी, दादाजी, आपका भाई, सिस्टर,
इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन यू। अगर तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन पूरा पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है तो तुम्हारी फैमिली है। अगर 1 रुपए भी वो कमा के खुद से खा रहे हैं तो वो फिर तुम्हारे फैमिली मेंबर नहीं है, एज पर जीएसटी। ठीक है। अल्टीमेटली पता है ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुमने अपने रिलेटिव को फ्री में सामान दे दिया ना, वो बंदा दूसरा है। समझ में आया? आपके चाचा है, अपने चाचा को अपने दुकान से सामान उठा के पकड़ा दिया, वो चाचा तुम्हारा फैमिली तो नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद कमा खा रहा है, तो आपने दूसरे पर्सन को दिया है, डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया है, चलो टैक्स पे करो। उस चीज के लिए लॉ में ये डेफिनेशन डाली गई है। समझ में आया? तो ये जब भी हमें रिलेवेंट, जैसे जैसे रिलेवेंट लगेगा ना वैसे वैसे पढ़ाऊंगा मैं। जैसे यहाँ पे अभी इनपुट टैक्स आ गया, अभी सुबह पूछे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, वो बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, म्यूनिसिपल क्या है, वो सब बताया हुआ है इसके अंदर। जरूरत पड़ने पे आप यहाँ पे आके, मैन्युफैक्चरर कौन होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, मिक्स मनी क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या है, मोटर व्हीकल क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन दी हुई। देखो पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाया था मैंने। अभी अभी केवल डेफिनेशन 2 ही चल रहा है बस। नहीं मिलता तो बोल दिया करो सर रुक जाओ 2 मिनट। तो देखो हमारे पास कितने सारे हैं, 101 तक पहुंच गया। देखो यहाँ पे दिया है इन्होंने, यूनियन टेरिटरी का मतलब भी दे रखा है, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। यूनियन टेरिटरी देखो कौन कौन सा, देखो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी है आपका। चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया लो, देख गया, स्टेट है ये जबकि। अब आ जाओ सेक्शन 2, 3 पढ़ते हैं। ये सारे सेक्शन ना हमारे उसके लिए रिलेवेंट नहीं है। सेक्शन 3 दैट इज नॉट रिलेवेंट, जब जस्ट इसमें ये बताया गया कि कौन कौन से ऑफिसर होते हैं। ठीक है जी। पहला बोला था गवर्नमेंट सेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑफिसर्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। कह रहा है गवर्नमेंट जो है ना, ऊपर गवर्नमेंट की मीनिंग दे रखा है। ठीक है, देख लेना। नोटिफिकेशन अपॉइंट द फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन और ऑफिसर्स। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, सबसे टॉप का बंदा। ठीक है। पीसीसी ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स, मतलब सबसे टॉप मोस्ट। ठीक है जी। उसके नीचे आएंगे चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। और ये पता है इनकम टैक्स और सब सेम चलता है, इनकम टैक्स और उसमें जीएसटी में, उसमें वहां पे जहाँ पे ये यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है ना, वहां पे डायरेक्ट टैक्स लिख देते हैं। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल थे तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर हो गए नीचे, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर आए तो अब यहाँ पे कमिश्नर हो गए। ठीक है। फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, फिर आता है डिप्यूटी कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है जी। फिर आते हैं एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर एज इट मे डीम फिट। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना, जो किसी भी पर्सन को जो उसको लगता है अप्रोप्रिएट लगता है उसको वो अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। इस एक्ट को चलाने के लिए तो बंदे भी चाहिए ना भाई, तो वो ये इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि इनके अपॉइंटमेंट्स किया जा सके। देन आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। द बोर्ड में इन एडिशन टू, पढ़ो पहले। द बोर्ड में इन एडिशन to the officers as may be notified by the government under section 3 appoint such persons as it may think fit to be the officers under this act। वो कह रहा है कि उसको जैसा ठीक लगेगा ना उतने ऑफिसर अपॉइंट कर लेगा। ठीक है जी। एक्ट को चलाने के लिए बंदे भी तो चाहिए। ठीक है। देन पावर ऑफ ऑफिसर्स अंडर जीएसटी। ठीक है। ऑथोराइजेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ स्टेट टैक्स इंडियन टेरिटरी एज द प्रॉपर ऑफिसर इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। वो कह रहा है कि अब जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे ना, अगर उनको कल को पावर अपने डेलीगेट करना पड़े तो पावर डेलीगेट वो कर सकते हैं। ठीक है। ये सब जस्ट रीड बेसिस पे है, ये आप लोगों की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इसको जस्ट रीड कर लो फटाफट। रीड करने के बाद कुछ पूछना तो पूछ लो, फिर बता देता हूँ। अब एक काम करो, सेक्शन नंबर 3, 4 और 5 और 6
इन तीनों सेक्शन को जस्ट रीड करो बहुत तेजी से।